students, welcome back to Arihant Paraku. I am your mathematics mentor तुषार कांत और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैंपल पेपर नंबर 7। इस बुक का सैंपल पेपर नंबर 7। तो इस सैंपल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग काफ़ी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हर एक कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी तरह से आपको भी जब सैंपल पेपर आप लगा रहे हैं या कोई भी क्वेश्चन आप लगा रहे हैं तो उस समय उस क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उसको बिल्कुल बारीकी से ध्यान देते हुए आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, जितना ही एफर्ट आप डालेंगे उतना ही आपको उसका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। जो टाइम आपको मिलने वाला है 90 मिनट्स का होगा और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40। देखिए, ये बार बार हम लोग इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि ये जब एग्जाम में आपको मिले तो इसमें आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं जाए। ठीक है, इसमें आपको टाइम देने की जरूरत ही नहीं है। बस आप एक बार देखेंगे आपको सारी चीजें जो है वो इस तरीके से दिख जाएंगे कि हाँ ये इस तरीके से था, ये इस तरीके से था, इसमें इतने क्वेश्चन हैं, इतने क्वेश्चन के आंसर करने हैं, है ना। हर एक सेक्शन का आप पहले से सारा चीज बार बार देख चुके हैं तो इसका वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन पेपर में ए बी और सी टोटल तीन सेक्शंस होंगे। ठीक है, और हर एक सेक्शन जो है वो कंपलसरी है। अब सेक्शन ए जो होगा इसमें 20 क्वेश्चंस हैं और टोटल जो आपको अटेम्प्ट करने हैं कोई भी 16 क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। इसी तरीके से सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चंस हैं और इसके किसी भी 16 क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। सेक्शन सी जो है इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और किसी भी 8 का आप आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, मतलब किसी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर 50-50 का आपको लग रहा है कि हाँ ये इसका ये आंसर हो सकता है, 50% भी चांस लग रहा है तो आप चांस ले सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट जो पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इक्वल मार्क्स के होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन ए, और ये रहा इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर आप बता सकते हैं। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन होगा -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सब का डोमेन, रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन में दिया गया है सेट n ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स और जो रिलेशन है उसको डिफाइन किया गया यहाँ पे GCD ऑफ a एंड b इज 2। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है, इस तरह से फिर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं ये चेक करेंगे हम लोग एक एक करके। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहाँ पे a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे 4,4 अगर हम लोग देखें, 4,4 बिलोंग्स टू आर यहाँ पे लिख सकते हैं या नहीं? तो 4 और 4 का जीसीडी जो होगा वो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो जीसीडी ऑफ 4 एंड 4 इज इक्वल टू 4, नॉट इक्वल्स टू। इसका मतलब दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब यहाँ पे इन जनरल अगर हम लोग लिखना चाहें तो a कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो नहीं करेगा। अब देखते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक है या नहीं। तो अगर 4 और 6 का जीसीडी, जीसीडी ऑफ 4 एंड 6 तो क्या आ जाएगा? जीसीडी इसका 4 और 6 का 2 आएगा। तो इसका जीसीडी जब 2 आ रहा है तो दिस बिलोंग्स टू आर एंड 6 और 4, 6 और 4 का जीसीडी भी 2 ही आएगा। तो दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो सिमेट्रिक रिलेशन शो करेगा ये। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिविटी के लिए यहाँ पे अगर हम लोग 4 और 6 का जीसीडी देखें तो 2 आएगा। तो दिस बिलोंग्स टू आर, और इसके बाद 6 और 8 का
6 और 8 का जीसीडी क्या आएगा, ये भी 2 आएगा, तो दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। लेकिन अगर यहाँ पे 4 और 8 का देखा जाए तो 4 और 8 का जीसीडी 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसका मतलब यहां पे देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक है सिर्फ। तो अब ऑप्शंस यहां पे हम लोग चेक करते हैं, सिमेट्रिक ओनली। ठीक है, सिमेट्रिक ओनली, सेकेंड ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन में देखिए सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन दिस इज x प्लस 2y इक्वल्स 4। ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, यहां पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अगर यहाँ पे x 0 कर लेते हैं तो y का वैल्यू 2, अगर y 0 कर लेते हैं तो x का वैल्यू 4, तो 0,2 और ये हो जाएगा 4,0 और ये हो गया ऑरिजिन। अब देखिए ऑप्शंस यहाँ पे क्या दिए गए, हाफ प्लेन डेट कंटेन्स द ऑरिजिन, ओपन हाफ प्लेन डेट कंटेनिंग द ऑरिजिन। ठीक है, इस तरह से जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनइक्वालिटी क्या था, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो 0 0 मतलब ये जो लाइन होगा ये इस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक इस तरफ का रीजन और दूसरा इस तरफ का। ठीक है, ये लाइन के इस तरफ का हो गया और ये इस तरफ का रीजन हो गया। तो अब अगर इस तरफ का पॉइंट इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब सॉल्यूशन सेट जो होगा वो इस तरफ का जो रीजन होगा इधर आपको मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे 0 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस 0 और ये आ गया 0 एंड दिस इज ग्रेटर देन 4। तो क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है, 0 ग्रेटर देन 4 ये फॉल्स रिजल्ट दे रहा है, मतलब इस तरफ का पॉइंट नहीं होगा, ये इस तरफ के रीजन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो अब ये ओपन ओपन है ना, तो हम लोग यहाँ पे ये आंसर देंगे ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ऑरिजिन। इस तरफ ऑरिजिन नहीं है ना, ऑरिजिन इस तरफ लाई कर रहा है और ये इस तरफ के रीजन को इंडिकेट कर रहा है, तो ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ऑरिजिन, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे दिया गया है द फंक्शन दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट, तो डाउटफुल पॉइंट्स जिस पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है ना, x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 एक पॉइंट ले लेते हैं। अब जब x का वैल्यू 0 नहीं होगा तो 1, x का वैल्यू जब 0 होगा तो 2 यहां पे दिया गया है ना। अब कॉन्टिन्यूअस है या नहीं तो चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल टू 0 पे लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x, तो x नॉट इक्वल टू 0 के लिए 1, तो यहां पे डायरेक्टली हम लोग 1 लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद f ऑफ 0 मतलब जब इनपुट, जब x का वैल्यू एग्जैक्टली 0 होगा तब यहां पे फंक्शन का वैल्यू दिया गया है 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एंड दिस इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। इसका मतलब यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इक्वल्स 10x और माइनस x और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, तो f डैश x इक्वल्स ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x और माइनस 1, सेक स्क्वायर x माइनस 1 क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे पावर क्या हो गया, इवन हो गया, है ना, स्क्वायर है तो पावर इवन हो गया। इवन हो गया इसका मतलब ये नॉन नेगेटिव टर्म हो गया। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव नहीं होगा, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा,
तो देखिए ऑलवेज इंक्रीजेज, है ना, ऑलवेज इंक्रीजेज, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अब। ए बी, यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और पूछा गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पे, दिस इंटू दिस, मतलब -1 और माइनस, ये हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा -7। डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस 1 और माइनस, ये आ जाएगा -3, तो +3 एंड दिस इज इक्वल टू 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इन दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा -3, -3। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें दिया गया है माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, n का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर, है ना। तो माइनर, माइनर जब भी हम लोग लिखेंगे, जैसे थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अगर होता है, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अगर होता है, तो अगर इस एलिमेंट का माइनर हम लोग लिखते हैं तो क्या करते हैं, ये जिस रो और जिस कॉलम में होता है उसको डिलीट करते हैं। अब इसके बाद आपको क्या मिलता है, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर का होगा तो अब माइनर लिखना होगा, तो इसका माइनर अगर लिखना होगा, ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको अगर डिलीट करेंगे तो अब ये मिल जाएगा इसका माइनर, है ना। इसी तरीके से बाकी एलिमेंट्स का भी माइनर लिखते हैं। तो ये अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, थर्ड ऑर्डर का था तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का मिल गया डिटर्मिनेंट, है ना, माइनर जब लिख रहे थे तो अगर ऑर्डर n दिया गया है तो अब यहाँ पे जो माइनर लिखेंगे वो जो डिटर्मिनेंट आएगा वो किस ऑर्डर का होगा, n-1 का होगा। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं अब। ये एक मैट्रिक्स दिया गया है और बोला गया है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो 13x का वैल्यू बताइए। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए आपको पता है क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अगर इस मैट्रिक्स को A बोल दें तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स 0 हो जाएगा। और इसका डिटर्मिनेंट तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये हो गया x + 2 3 4 1 -1 2 x 1 एंड -5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो x + 2 और दिस इंटू दिस 5 माइनस, ये आ जाएगा 2 -3 और इनटू, अब ये हो जाएगा ये और ये डिलीट होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -5 और -2x + 4 इनटू, ये हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस x एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो 3x और +6 और माइनस +15 और +6x और +4 और +4x एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे 3x और ये हो गया 6x 9x और ये हो जाएगा 13x। देखिए 13x का ही वैल्यू फाइंड करना है, तो 13x को इस तरफ रहने देते हैं, बाकी टर्म्स को दूसरे तरफ शिफ्ट करते हैं। तो बाकी टर्म्स यहाँ पे अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 21 और ये आ जाएगा +4 25, इस तरफ आएगा -25 हो जाएगा, तो -25। देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। f(x) और g(x) दिया गया है और यहाँ पे पूछा गया आपसे कि कौन सा फंक्शन इसमें से डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखिए दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये क्लियर दिख रहा है ना। अगर हम लोग इसको ऐसे देखें कि पॉलिनोमियल के फॉर्म में है तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है। तो ये दोनों ही कंटिन्यूअस फंक्शन है। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन दिया गया है, ये भी कंटिन्यूअस होगा, इसका डिफरेंस कंटिन्यूअस होगा, प्रोडक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। हाँ, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जहां पे f(x) इज इक्वल टू 0 हो जाएगा वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अब देखिए f(x) नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं अब एफ ऑफ एक्स कहाँ पे जीरो हो जाएगा, मतलब 2x इक्वल्स जीरो, तो x इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जीरो पे x का वैल्यू जब जीरो लेंगे तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। और यहाँ पे सिर्फ यही बताना था कि इनमें से कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो जब भी इसको आप लिखेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2+1 और डिवाइडेड बाई 2x। तो डिनोमिनेटर कहाँ पे जीरो हो रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो वहां पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है ये। इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है इनमें से। ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और ए आई जे इज कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो जिस फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है, जो ऑप्शंस दिए गए उसको देखते हुए देखिए, ये डिटर्मिनेंट जो है इसका वैल्यू तभी आपको मिलेगा जब कोई भी एलिमेंट आप लेते हैं, जैसे A11 ले रहे हैं और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसी तरह से बाकी जो यहाँ पे एलिमेंट्स हम लोग लेने वाले हैं, जैसे किसी भी रो या किसी कॉलम को आप ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें हम लोग चेक करते हैं, इस फॉर्म में यहाँ पे A12 अगर लेते हैं तो यहाँ पे कैपिटल A12 होना चाहिए, और A13 लेते हैं तो कैपिटल A13। अब ये हो सकता है कि किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम के अलॉन्ग इसको लेके लिखा गया हो, लेकिन सिर्फ ये ध्यान देना है, जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो भी एलिमेंट लेंगे उसके कॉरिस्पॉन्डिंग को फैक्टर से यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से हम लोग ढूंढते हैं, तो फर्स्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, हाँ यहाँ पे A11 A12 21 हो गया, ये नहीं होगा। तो A11 कैपिटल A11 A21 21 31, यस ये हो जाएगा। यही आपको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू देगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए ये पॉइंट्स दिए गए हैं, है ना, कॉर्नर पॉइंट्स, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर्स एट। तो अब यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स पे हम लोग जेड का वैल्यू लिखते हैं, जेड इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, और कॉर्नर पॉइंट्स हैं 0,2, और सॉरी यहाँ पे इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा कितना, 0, और ये हो जाएगा 6। इसके बाद 3,0 पे देखते हैं, तो 3,0 पे क्या मिलेगा, 3,0 पे आपको मिल जाएगा 6, और हाँ ये हो गया 6। इसके बाद 6,0, तो 6,0 पे आपको क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। इसके बाद 6,8, 6,8 पे क्या मिलेगा, तो 6 लेंगे, ये मिल जाएगा 12, और प्लस ये हो जाएगा 24, एंड दिस इज इक्वल टू 36। इसके बाद 0,5, तो 0,5 पे क्या मिलेगा, तो 0,5 अगर इसमें पुट करते हैं तो यहाँ पे आपको 15 मिलता है। मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड पूछा गया है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड यहाँ पे भी देखिए मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है। मतलब ये कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा, अगर दो दो पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रहा होगा, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0,2 एंड 3,0, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रहा है उस पे किसी भी पॉइंट पे आपको मिनिमम वैल्यू मतलब ये 6 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एन एलपीपी इज a constraint, a function to be optimized, a relation between the variables, none of the above। तो देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एन एलपीपी, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन है जिसको हम लोग या तो मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं, मतलब अगर कंबाइंड बोले तो ऑप्टिमाइज किया जाता है उसको, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है,
अब देखिए यहां पे y इक्वल्स दिया गया है और ये दिया गया है, इस k का वैल्यू पूछा गया है आपसे। तो dy अपॉन डी एक्स यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट का हो जाएगा 0 और प्लस ये आ जाएगा 2bx। तो 2bx आ गया dy अपॉन डी एक्स। एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा 2b। अब इसमें पुट कर लेते हैं, तो x और 2b इक्वल्स k और इंटू 2bx। तो 2bx कैंसिल, k इज इक्वल टू 1। यहां पे k का वैल्यू मिल गया 1, तो ये करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया है कॉट इनवर्स -√3 का। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसको √3 को कॉट के टर्म में क्या लिख सकते हैं, तो कॉट 30 डिग्री मतलब कॉट ये आ जाएगा पाई अपॉन 6, ठीक है। और कॉट पाई माइनस थीटा ये होता है माइनस कॉट थीटा। तो माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, मतलब पाई अपॉन 6 है ना, थीटा यहाँ पे पाई अपॉन 6 है। तो ये आ जाएगा 5 पाई अपॉन 6 और कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई अपॉन 6। तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा, इसको थीटा लिख सकते हैं, है ना, ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है ना, 5 पाई अपॉन 6। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 5 पाई अपॉन 6 ये हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो 5 पाई अपॉन 6 ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is any square matrix of order 2 by 2 or determinant of A is equal to 3। तो adjoint of A आपसे पूछा गया है, adjoint of A का डिटर्मिनेंट पूछा गया है। एंड फॉर्मूले से हम लोगों को पता है, इसको यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन। एन यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर होता है, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2, तो 2 माइनस वन मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर, और ये दिया गया है क्वेश्चन में 3, तो आंसर हो जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखिए मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, है ना, ओनली इफ। तो ये कब पॉसिबल होता है, ये ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये क्लियर है कि जब ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे तो ए बी इक्वल्स बी ए एंड दिस इज इक्वल टू आई, ये आई के बराबर होगा। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे देखिए ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। तो ए ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई n दिया गया है। B इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए बी डैश, अच्छा तो ए बी डैश एंड बी डैश ए बोथ आर डिफाइंड। देखिए अब यहाँ पे ए बी डैश एंड बी डैश ए ये दोनों डिफाइंड हैं। तो ये दोनों कब डिफाइंड होंगे, मतलब ए बी डैश, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ए बी डैश कब एग्जिस्ट करेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए लिख सकते हैं हम लोग n, एंड नंबर ऑफ रोज इन बी डैश। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज इन बी डैश। इसके बाद बी डैश ए ये कब एग्जिस्ट करेगा, तो बी डैश ए जब एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी डैश इक्वल्स नंबर ऑफ रोज इन ए। तो ए इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, m। तो अब यहां पे क्लियर है कि बी डैश जो मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज इसमें कितने हैं
नंबर ऑफ रोज है n, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं m, तो n बाई m इसका ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन जब इसका ट्रांसपोज देखिए b डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ b, तो b के लिए आपको क्या करना होगा, इसका एक बार और ट्रांसपोज लेना होगा तब b मिलता है। तो इसका जब एक बार और ट्रांसपोज लेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना, क्योंकि जब ट्रांसपोज लेते हैं तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो इसका मतलब बी का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा m बाई n, m बाई n। तो m बाई n यहाँ पे लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बाकी इजी है। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, यहाँ पे 3 और इंटू एडजॉइंट ए और इसका डिटर्मिनेंट पूछा गया है ना। तो सबसे पहले यहां पे आपको देखना होगा कि ये एक मैट्रिक्स होगा, एडजॉइंट ए जो होगा वो एक मैट्रिक्स होगा, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब क्या होता है, किसी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी कांस्टेंट से, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात की जा रही है, तो उस केस में उसके सारे एलिमेंट्स जो होंगे उस मैट्रिक्स के उसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो अब उसके हर एक रो या हर एक कॉलम से वो नंबर कॉमन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, मतलब 3 रो और 3 कॉलम यहाँ पे हैं। तो अगर रो से देखें तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो तीनों से यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट के बाहर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3 टाइम्स 3 कॉमन होगा, और अब ये हो जाएगा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। नाउ ये हो जाएगा 27, और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो n यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस 1, तो 27 हो गया। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे दिया गया है 9 और इसका स्क्वायर, तो 81 और इंटू 27, ये आ जाएगा 27 और इंटू 81, तो 27 इंटू 81। ओके हाँ, ये ऑप्शन इस तरह से दिए गए, मल्टीप्लाई किया गया है। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे यूनिट्स प्लेस जो होगा उस पर 7 दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत भी नहीं है, उसमें टाइम आपका बच जाएगा। डायरेक्ट देखिए, है ना, यूनिट्स प्लेस पे क्या मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए द एलिमेंट A23 ऑफ अ 3 by 3 मैट्रिक्स, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स फाइंड करने हैं उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। तो A23 इसके लिए ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 5। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस 9, इसका डिटर्मिनेंट सॉरी मॉडुलस अपॉन 5, और ये आ जाएगा -5 का मॉड 5 और अपॉन 5 1। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका प्रोडक्ट जो होगा वो इनमें से किसके बराबर होगा। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी ए, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो होगा उसमें हम लोग ये ध्यान रखते हैं ए बी और बी ए इक्वल नहीं होगा हमेशा, है ना। तो बी ए और माइनस यहाँ पे आ जाएगा ए बी, और ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो अब ऑप्शंस यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी, बी ए प्लस में है, ओके, तो बी ए और माइनस ए बी, यस ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग सेकेंड सेक्शन में इंटर करने वाले हैं, और ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड सेक्शन का। तो यहाँ पे इंटरवल पूछा गया आपसे और फंक्शन दिया गया है किस इंटरवल में डिक्रीजिंग
होगा ये पूछा गया है। इसके लिए आपको एफ डैश एक्स फाइंड करना होगा। एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स क्यूब को, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का 2x और 9 से मल्टीप्लाई तो 9 इंटू 2 18x, और प्लस 12 और x का x के रिस्पेक्ट में 1। अब यहाँ पे इन तीनों में 6 कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और ये आ जाएगा, इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो ये मिल जाएगा x प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस 1। सिंपल है। अब इसको जीरो करते हैं तो एफ डैश एक्स इक्वल्स जीरो, एंड यहाँ पे x का वैल्यू मिल जाएगा -2 एंड -1, तो ये हो गया -2 -1। और अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो है इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, दोनों रूट के बीच में इसका ऑपोजिट साइन नेगेटिव आता है, इधर पॉजिटिव, डिक्रीजिंग किधर होगा, देखिए इधर डिक्रीजिंग हो जाएगा, है ना, इधर इंक्रीजिंग और इधर इस इंटरवल में इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग पूछा गया है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, -2 से -1 में डिक्रीजिंग होगा, तो -2 से -1 ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पे देख लेते हैं। 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। लेकिन जैसे ही आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, है ना, स्क्वायर हट जाएगा। इसी तरह से 1 माइनस साइन एक्स जब लिखेंगे तो यहां पे आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2 इसका होल स्क्वायर। तो अब जो दिया गया है इसको y मान लेते हैं, और ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस ये आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ये हो गया कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। तो अब यहां पे देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा कॉट इनवर्स, देखिए 2 कॉस एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कॉट, तो कॉट एक्स बाई 2, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, इसको थीटा लिख सकते हैं, मतलब एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। y का वैल्यू यहां पे आपको मिल गया x अपॉन 2, देखिए y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2, तो dy अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 2, है ना, x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, यहाँ पे ये लीनियर इनइक्वालिटीज दिए गए हैं और ये पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं कॉर्नर पॉइंट्स, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है। आपसे क्या बोला गया है, कंडीशन ऑन पी एंड क्यू सो दैट द मैक्सिमम ऑफ जेड अकर्स एट बोथ दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट पे जेड का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो दो पॉइंट पे अगर मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है मतलब वो दोनों पॉइंट पे जो वैल्यू आ रहे होंगे वो इक्वल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जेड का वैल्यू 3,4 पे और जेड का वैल्यू 0,5 पे इक्वल हो जाएगा। तो 3,4 यहाँ पे ले लेते हैं, 3p हो जाएगा प्लस 4q हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 और प्लस 5q,
तो अब ये इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर बचेगा 3p और ये हो गया q। तो 3p इक्वल्स q। तो 3p इक्वल्स q, यहाँ पे 3p इक्वल्स q लास्ट ऑप्शन में दिख रहा है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। X be the set of all persons living in Delhi. The persons A and B in set X are said to be related if the difference in their age is at most 4। मतलब A और B के बीच का जो एज डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम 4 ईयर यहाँ पे बोला गया है। तो देखिए, अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें तो A और A के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा, A और A के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो क्या होगा, A का खुद के साथ ही अगर एज डिफरेंस देखा जाए तो 0 हो जाएगा। एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये ट्रू है। इसका मतलब A कॉमा A बिलोंग्स टू R, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखिए A और B के बीच का जो डिफरेंस है, एज डिफरेंस, तो इसको इस तरीके से यहाँ पे सिंबल जो लिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस, मतलब ये कि अगर ए और बी में आपको पता नहीं है कि कौन ज्यादा होगा और इनके बीच का जो डिफरेंस लिख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे इस सिंबल को यूज करते हैं, या इसके जगह पे अगर माइनस लिखते हैं तो मॉड में आपको लिखना होगा, क्योंकि दो लोगों के बीच का एज डिफरेंस है तो यहाँ पे निगेटिव हम लोग नहीं लिखते हैं। तो ए और बी के बीच का जो एज डिफरेंस होगा वो 4, मैक्सिमम 4 इयर्स दिया गया है। तो बी और ए के बीच का जो एज डिफरेंस होगा वो भी मैक्सिमम 4 ही होगा, है ना। बात वही है ना, एक ए और बी के बीच का जो एज डिफरेंस है और बी और ए के बीच का जो एज डिफरेंस है, तो इसका मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज बी कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांजिटिव होगा या नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो देखिए ए और बी के बीच का एज डिफरेंस जो है मैक्सिमम, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है, एज डिफरेंस, वो 4 बोला है, 4 ईयर, और बी और सी के बीच का जो है वो 4 ईयर है। तो अब यहाँ पे ए और सी के बीच का जो एज डिफरेंस हो जाएगा, ए और सी के बीच का, देखिए सिंपल है, ए और बी के बीच का 4 ईयर, तो यहां पे बोला गया बी और सी के बीच का 4, तो ए और सी जो होगा इसके बीच का एज डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए और सी के बीच का हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 8, है ना। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे अगर a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 4 और b माइनस सी, यहाँ पे समझने के लिए ऐसा हम बता रहे हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी आ जाएगा और लेस देन इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 8। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पे बताया गया कि ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 8, और यहाँ पे बोला गया है एटमोस्ट 4, है ना। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन शो नहीं कर रहा है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो यहाँ पे ए और बी इनवर्टिबल मैट्रिसेस हैं और इनमें से पूछा गया है कौन सा करेक्ट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है इसको चेक कर लेते हैं। ए इनवर्स इक्वल्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, है ना, ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एडजॉइंट ए के बराबर हो जाएगा। तो फर्स्ट तो सही है ना। अब सेकेंड देख लेते हैं, यहाँ पे कौन सा इसमें से गलत है वो बताना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है।
और इसका मतलब इसका पावर -1, इसका मतलब हो गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है, तो सेकेंड भी करेक्ट है। थर्ड तो क्लियर दिख ही रहा है, प्रॉपर्टी है ए बी इनवर्स इक्वल्स क्या होता है, बी इनवर्स से इनवर्स, मतलब यहाँ पे ये रॉन्ग है, तो आंसर जो होगा वो यही हो जाएगा, है ना, क्योंकि कौन सा रॉन्ग था ये पूछा गया था आपसे। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है 35 और ये वर्टिसेस दिए गए हैं, के का वैल्यू पूछा गया है, तो 1/2 मॉड में, और ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहाँ पे हम लोग एरिया यहाँ पे लिख लेते हैं 2, 5 एंड के, -6, 4 एंड 4, ये हो जाएगा 1, 1 एंड 1, डिटर्मिनेंट ये मॉडुलस क्लोज एंड, अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो 70 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट को ब्रेक करेंगे तो प्लस माइनस साइन इस तरफ जाएगा, और इस तरफ ब्रेक करते हैं तो 2 ये हो जाएगा 4 -4 माइनस और माइनस प्लस 6, और ये आ जाएगा 5 और माइनस के और प्लस 1, और ये आ जाएगा 20 और -4 के, एंड दिस इज इक्वल टू, इस तरफ प्लस माइनस मॉड ब्रेक करने पे, और ये हो जाएगा 70। तो अब देखिए ये कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 30 -6 के और प्लस 20 -4 के, एंड दिस इज इक्वल टू 70 एंड -70, तो अब ये हो जाएगा कितना 50 और -10 के, एंड दिस इज इक्वल टू 70 और -70, तो ये इस तरफ जाएगा तो -10 के इक्वल्स 50 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 20, 70 -50, और ये हो जाएगा -70 और -50 -120, तो -10 से दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा कितना -2, और ये आ जाएगा प्लस में 12, तो -2 एंड 12 के का वैल्यू मिल रहा है, -2 एंड 12, ये -2 और 12, ठीक है, लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स दिया गया है, एफ ऑफ एक्स दिया गया है, और बोला गया है किस इंटरवल में 1, 1 होगा, तो अब इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 1, 1 जैसे साइन एक्स के बारे में पूछा जाता तो आप बता देते कि -π/2 से π/2 इस इंटरवल में ये 1, 1 हो जाएगा, तो इसके लिए आप इसको कन्वर्ट कर दें अगर, तो आसानी से आंसर इसका बता सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ पे करना क्या होता है कि जो इसका कोफिशिएंट sin 2x का दिख रहा है और cos 2x का क्या है 1, इसको स्क्वायर करके ऐड कीजिए, ये ट्रिगोनोमेट्री में ये कैलकुलेशन आप सीखे होंगे क्लास 11th में, तो इसको स्क्वायर करके इन दोनों को और ऐड कीजिए, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए, ये आ जाएगा 3 + 1 4, इसका स्क्वायर रूट 2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आपको, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, बाहर में इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये हो जाएगा sin 2x प्लस 1/2 cos 2x और प्लस 10, है ना, और अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या आ जाएगा cos 30 डिग्री मतलब π/6, और इसको लिख लेंगे sin 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा sin a प्लस बी मतलब sin 2x और प्लस π/6, देखिए फिर से इसको एक बार देख लीजिए, यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख लेंगे cos π/6 cos 30 डिग्री, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे sin π/6, तो ये हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b sin a प्लस b, एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 1, 1 किस इंटरवल में होगा, तो इसका जो आर्गुमेंट यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको 2x प्लस π/3 को यहाँ पे लिख लेते हैं कि -π/2 से π/2 के बीच में होगा, है ना, ये आपको बताया गया है, तो x का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, -π/3 कर लेते हैं सब में, यहाँ से π/3 को हटाने के लिए,
तो -π/3 करेंगे तो -90 सॉरी, यहाँ पे π/6 था, π/6 था ये, तो यहाँ भी π/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा π/6 और ये हो जाएगा π/6। यस, हाँ, तो अब π/6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे -90 और -30 -120 मतलब 2π/3, और यहाँ पे 2x है, और यहाँ पे अगर π/6 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 60 मतलब π/3। और अब यहाँ पे 2 हटाने के लिए x सिर्फ रखना है ना, तो x यहाँ पे कैसे आएगा, इसके लिए 2 से सब में डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा -π/3, यहाँ पे आ जाएगा x, और यहाँ पे हो जाएगा π/6, तो -π/3 से π/6 क्लोज्ड इंटरवल में, -π/3 से π/6, यस, लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। करते अब देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू दिया गया है, और ये x पे कंडीशन दिया गया है, dy/dx पूछा गया आपसे। तो जब भी इस तरह का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको दिखे, आपको ये सोचना है कि tan के टर्म में, ये जो है ना यहाँ पे tan के टर्म में लाना है हम लोगों को। तो tan का फॉर्मूला यहाँ पे अगर x की जगह पे tan थीटा पुट करेंगे तो एक tan का फॉर्मूला आपको याद आएगा, उससे जैसे ही याद रहेगा आपको वैसे ही आप इसमें रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे अगर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा पूछा जाए क्या होगा, तो आप बताएंगे कि ये tan 3 थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग पुट x इज इक्वल टू यहाँ पे tan थीटा, x की जगह पे tan थीटा ले लेंगे तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और अब इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan 3 थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 3 थीटा, tan इनवर्स tan 3 थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 3 थीटा। तो 3 और थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो यहां से इसको रिप्लेस कर लेंगे, थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा tan इनवर्स x, तो आ जाएगा tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू, तो dy अपॉन dx क्या आएगा, dy अपॉन dx क्या आएगा, 3 अपॉन tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया आपसे कि फंक्शन जो दिए गए हैं ऑप्शंस, इसमें जो फंक्शन दिख रहे हैं वो इनमें से कौन सा 0 से π/2 मतलब 90 के बीच में डिक्रीजिंग होगा। अगर आपको ग्राफ याद है, आपके दिमाग में ग्राफ है, तो आप फटाफट आंसर दे सकते हैं। देखिए क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि cos x 0 से 90 के बीच में, देखिए cos x का ग्राफ ऐसा होगा, ये -90, यहाँ पे 0 और यहाँ पे +90 π/2, 0 से π/2 में ये फंक्शन जो है डिक्रीज कर रहा है ना, मतलब लेफ्ट राइट बढ़ते हैं, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये डिक्रीजिंग हो गया, तो 0 से 90 के बीच में ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। चलिए अब दूसरे मेथड से हम लोग चेक कर लेते हैं। मान लीजिए किसी को ग्राफ याद अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, सबका डेरिवेटिव लिख लीजिए। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 cos 2x, ये हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 3x। अब देखिए यहाँ पे डिक्रीजिंग अगर डेरिवेटिव फाइंड कर लिए, मतलब f डैश x फाइंड कर लिए, तो f डैश x जहां भी नेगेटिव हुआ वहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब ये चेक करते हैं, तो जब x 0 से 90 के बीच में है तो 2x 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 से पाई के बीच में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से π/2 के बीच में तो ये फंक्शन मतलब cos 2x का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन जैसे π/2 से पाई में देखेंगे इसमें ये पॉजिटिव होगा, लेकिन π/2 से पाई में नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों, मतलब
यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब इसमें देखते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो बात ही खत्म हो गया, ये तो निगेटिव होगा ही नहीं। अब यहां पे देखते हैं, तो 0 से 90 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो निगेटिव हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, मतलब ये डिक्रीजिंग होगा, है ना। एफ डैश एक्स निगेटिव हो गया तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। आप इसको चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं, जब एक्स 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा तो 3x क्या होगा, 3x 0 से 3π/2 के बीच में लाई करेगा। तो अब साइन 3x यहाँ पे दिया गया है, तो 0 से पाई में देखिए ये 270 और 3π/2 270 हो जाएगा, तो 0 से 180, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो माइनस यहाँ पे लगा हुआ है निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगा। लेकिन जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे पाई से 3π/2 मतलब 180 से 270 के बीच में, तो निगेटिव वैल्यू मिलेगा, और यहाँ माइनस पहले से है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस केस में ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो अगर ओवरऑल यहाँ पे अगर देखें तो 0 से 3π/2 में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, और फर्स्ट जो मेथड बताया गया ग्राफ से आप वैसा भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इन सब का भी ग्राफ चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप पूरे पर नजर दौड़ाएंगे तो आपको क्लियर ये दिख जाएगा कि हाँ यही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इफ मैप्स फ्रॉम आर टू आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये दिया गया है। और अब यहां पे आपसे पूछा गया है कि फंक्शन जो होगा वो 1 1 on 2 मतलब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, इसके बारे में पूछा गया है ना। तो इसका ग्राफ अगर यहाँ पे ग्राफिकल मेथड यूज करें तो फटाफट आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। ग्राफ अगर ड्रॉ कर ले ई टू द पावर एक्स का ग्राफ, बहुत ही काम कीजिए, याद रखिएगा ग्राफ। तो अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो इस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब 1 1 तो होगा ये, मतलब 1 1 को अगर हम लोग लिखें तो इंजेक्टिव तो हो जाएगा, है ना, इंजेक्टिव हो जाएगा। अब ये ऑन टू है या इन टू है, मतलब सर्जेक्टिव है या नहीं, ये चेक करना है। इसके लिए तो कोडोमेन, देखिए यहाँ पे जो मैपिंग हो रहा है आर टू आर, मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों ऑल रियल नंबर का सेट लिया गया है। लेकिन अगर रेंज की बात करें तो इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा है ना, एक्स एक्सिस के नीचे ना, तो एक्स एक्सिस को टच ही कर रहा है, मतलब हमेशा 0 से इन्फिनिटी, इसका रेंज अगर लिखें तो 0 से इन्फिनिटी ये रेंज हो गया। लेकिन जो कोडोमेन है वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ये वाले जो वैल्यूज इसमें है कोडोमेन में, वो उनका प्री इमेज इधर नहीं बन रहा होगा, क्योंकि रेंज की अगर हम लोग बात करें तो ये वही वैल्यूज होते हैं जिनका प्री इमेज इधर बन रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो छूट जाएंगे इसके अंदर, तो रेंज नॉट इक्वल्स कोडोमेन, है ना, क्योंकि ग्राफ का ये पोर्शन जो है ना नीचे आ ही नहीं रहा है इसके। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो होगा वो ऑन टू नहीं होगा, इन टू होगा, तो इंजेक्टिव है बट नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। तो इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। आगे बढ़ते हैं हम। ये दिया गया है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं। तो a प्लस 1 ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6, और इसी तरह से ये आ जाएगा कितना 1, और ये आ जाएगा माइनस बी प्लस 2, ये हो गया 5 6 1 0। अब देखिए a प्लस 1 का वैल्यू यहाँ पे है 5 के बराबर, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते हैं, और माइनस बी प्लस 2, माइनस बी प्लस 2 का वैल्यू हो जाएगा 0, तो b का वैल्यू मिल जाएगा 2 और a का वैल्यू मिल जाएगा 4, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 4 20। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब y इज इक्वल टू दिया गया है dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो dy अपॉन डी एक्स यहाँ पे फाइंड करने के लिए देखिए क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले किसके रिस्पेक्ट में, स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म होगा उसके रिस्पेक्ट में। तो स्क्वायर रूट का क्या होता है 1/2 और इंटू स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर है 3x+2, तो यहाँ पे लिख लेंगे, और 3x+2 का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका आ जाएगा 3 प्लस, अब इसका करते हैं तो 1 ये जो दिया गया है इसको 2x² + 4 इसका पावर -1/2 ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -1/2, और 2x² + 4 इसका पावर -1/2 -1 तो -3/2, और इसके रिस्पेक्ट में किया गया है, इस x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 2x², x² का 2x, 2 × 2 4x ये हो जाएगा, और 4 कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2। अब ये आ जाएगा ये हो जाएगा कितना 3/2 √3x+2 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 2x, और यहाँ पे हो जाएगा अपॉन 2x² + 4 इसका पावर 3/2। अब चेक करते हैं यहाँ पे, तो इन दोनों में प्लस है तो ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया। अब देखते हैं ये फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया 3/2 √this -2x, और यहाँ पे है पावर 3/2 2x² + 4, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन में y इज इक्वल टू दिया गया है sin x और z इज इक्वल टू cos x, तो dy अपॉन dz का वैल्यू फाइंड करना है π/4 पे एट x इक्वल टू π/4। तो यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशंस दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे dy अपॉन पैरामीटर क्या है x के टर्म में ये फंक्शंस हैं, तो पैरामीटर x हो गया, तो x के रिस्पेक्ट में पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का cos x हो जाएगा, और इसका हो जाएगा cos x का माइनस sin x। तो dy अपॉन dx आ जाएगा dy अपॉन dz था ना, dy अपॉन dz था, तो dy अपॉन dz हो जाएगा यहाँ पे dy अपॉन dx डिवाइडेड बाई डी जेड अपॉन dx के बराबर। तो dy अपॉन dx देखिए यहाँ पे क्या है cos x है, और ये है माइनस sin x, तो आ जाएगा माइनस cot x, और π/4 पे तो π/4 लेंगे तो -1 मिल जाएगा, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन में x + y ये नॉर्मल का इक्वेशन दिया गया है, और y² इज इक्वल टू, तो ये एक पैराबोला दिया गया है y² इज इक्वल टू 12x, और ये मान लीजिए कि किसी पॉइंट पे टेंजेंट हो गया और ये नॉर्मल हो गया, इस पॉइंट पे नॉर्मल हो गया। अब इसका इक्वेशन दिया गया है x + y = k, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू -x + k लिख सकते हैं। तो नॉर्मल का स्लोप क्या मिल गया यहाँ पे, स्लोप यहाँ पे मिल गया -1 है ना, इसका स्लोप मिल गया -1। अब यहाँ पे टेंजेंट जो है इसका स्लोप, इसको डिफरेंशिएट करके फाइंड करते हैं, तो 2y dy अपॉन dx, और इधर 12 y इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा dy अपॉन dx 6/y के बराबर, तो ये मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट और इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, मतलब यहाँ पे 6/y और इंटू -1, एंड दिस इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 6 मिल गया। अब y इज इक्वल टू 6 मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, और x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे इसमें पुट कर लीजिए, ये पॉइंट इस कर्व पे भी लाई कर रहा है, तो y के जगह पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और 12x, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x का वैल्यू 3। x और y
मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, पी पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट 3,6 आपको मिल गया। अब ये जो लाइन है मतलब नॉर्मल जो है उस पे भी ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो पुट करते हैं यहाँ पे, सेटिस्फाई करेगा। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई मतलब 3 + 6 एंड दिस इज इक्वल टू k का वैल्यू आ गया 9, है ना। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था ये। देखिए अब A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो A और B जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, अगर सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए एंड ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल्स बी, ये हो जाएगा। अब ए बी माइनस बी ए के बारे में पूछा गया है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जैसे ए बी माइनस बी ए हो या ए बी प्लस बी ए हो और भी इस तरह से कुछ पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लिखना है और प्रॉपर्टी यहां पे यूज करते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, ये वाला प्रॉपर्टी यहां पे यूज करेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ ए बी प्लस सॉरी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी ए। अब दूसरा प्रॉपर्टी, ए बी का ट्रांसपोज जो होगा ट्रांसपोज ऑफ बी और ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। तो ट्रांसपोज ऑफ बी और इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस यहां पे आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए और ट्रांसपोज ऑफ बी के बराबर। अब यहां से रिप्लेस करते हैं, तो ट्रांसपोज ऑफ बी, बी मतलब ये बी हो जाएगा और ये ए डैश जो है वो ए के बराबर आ जाएगा माइनस ए और बी, माइनस कॉमन करेंगे तो ए बी माइनस बी ए लिख सकते हैं। तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए बी माइनस बी ए इक्वल्स माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स माइनस ए आता है मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो अब यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। X be the set of all citizens of India, elements X comma Y in capital X are said to be related if the difference of their age is 5 year। मतलब x और y के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 ईयर बताया गया है, एग्जैक्टली 5 ईयर। तो अगर यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करना हो तो x और x के बीच का डिफरेंस जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो 5 ईयर यहाँ पे बोला गया है, इसका मतलब कि x कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो रिफ्लेक्सिव ये नहीं होगा। अब सिमेट्रिक है या नहीं, तो x और y के बीच का जो एज डिफरेंस है वो 5 है, तो y और x के बीच का एज डिफरेंस जो होगा वो भी क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू r, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन शो कर रहा है। अब ट्रांजिटिव है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि x और y के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 है, वो 5 है। तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू, देखिए यहां पे लिख लेते हैं x और y के बीच का एज डिफरेंस अगर माइनस ही ले लेते हैं, ठीक है ना, आप ऐसा सिमेट्रिक डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो x और y के बीच का जो एज डिफरेंस है वो है 5 और y और z के बीच का एज डिफरेंस जो है वो है 5। इन दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा और x और z के बीच का आपको मिल जाएगा एज डिफरेंस जो कि 10 मिल रहा है। मतलब यहां पे लिख सकते हैं कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r और y कॉमा z बिलोंग्स टू r बट x कॉमा z डज नॉट बिलोंग्स टू r। मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन शो नहीं कर रहा है, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक है। तो
अब ऑप्शंस चेक करते हैं यहाँ पे। ये नहीं होगा, ये द रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। हाँ, तो सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, बिल्कुल सही होगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। देखिए, यहाँ पे जेड दिया गया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन और मिनिमम वैल्यू दिया गया है, और बोला गया है कि मिनिमम वैल्यू इनमें से किस पॉइंट पे मिल रहा है। तो एक एक करके आप चेक कर लीजिए। x माइनस टू वाई ये दिया गया है, जेड इज इक्वल टू। अब यहाँ पे अगर इसको पुट करते हैं, मिलना क्या चाहिए, -10। तो -10 यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये कितना आ जाएगा 14 और -4 10 मिल जाएगा। इस पे चेक करते हैं, तो 2/3 और -2 इंटू 16/3, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 और -32 और अपॉन 3। ठीक है, तो -30/3 -10। हाँ, तो -10 ही था ना, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मिनिमाइज दिस सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स दिस। तो अब यहां पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, यहां पे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए, z इज इक्वल टू दिया गया है और कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए पहले हम लोग लाइन का इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 20, और यहाँ पे अगर x का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y का वैल्यू मिल जाएगा 20/3। अगर y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू मिल जाएगा 10। तो 10,0 और 0,20/3, ये इस तरह का एक लाइन हो गया। ये हो गया 10,0 और ये हो गया 0,20/3, और ये लाइन हो गया 2x प्लस 3y इक्वल्स 20। चलिए, अब दूसरा देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन जो है वो दिया गया है x माइनस वाई इक्वल्स 10, है ना। यहाँ पे इन इक्वेशंस दिए गए, अभी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इक्वेशन जो है हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। और यहाँ पे अगर हम लोग y0 पुट कर लें तो ये 10 मिल जाएगा, और x0 पुट कर लें तो -10 मिल जाएगा। तो 10,0 ये पॉइंट हो गया, और 0, -10 इधर कहीं पे आ जाएगा। ये हो गया 0, -10, और ये हो जाएगा 10,0, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 ये हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू बोल रहा है तो ये ऊपर की तरफ इंडिकेट कर देते हैं, ये राइट साइड में इंडिकेट कर रहा है। ये हो गया 0 0। अब देखिए, ये जो लाइन है ना, तो इसके लिए जो इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है उसमें 0 0 पुट करके देखते हैं। तो 0 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 20, जो कि बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब इस लाइन के इस तरफ का रीजन लेना है हम लोगों को, ये इस तरफ इंडिकेट कर रहा है। और इसमें अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू 10 बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ये भी ऑरिजिन साइड की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ये भी ऑरिजिन साइड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो सब में कॉमन क्या हो जाएगा, ये पोर्शन हमारा सब में कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पे 3 कॉर्नर पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, और आपसे पूछा गया है कि इसको मिनिमाइज कीजिए। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए इन तीनों पे हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जेड का, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। तो कॉर्नर पॉइंट्स, और ये हो गया जेड इज इक्वल टू 2x माइनस 3y। तो अब देखिए, अगर यहाँ पे 0 0 ले लेते हैं तो 0 0 पे मिल जाएगा 0। अगर यहाँ पे 10,0 लेते हैं तो 10,0 पे मिल जाएगा 20। अगर यहाँ पे 0,20/3 लेते हैं तो इस पे क्या मिलेगा, तो 0 और ये हो जाएगा -20। मिनिमाइज करना था तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, जेड का वैल्यू -20 मिल रहा है मिनिमम। तो देखिए, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो
इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका वैल्यू देखना होगा। तो साइन इनवर्स माइनस हाफ, देखिए सबसे पहले यहां पे देखिए साइन के टर्म में लाना हमारा टारगेट होता है। तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं साइन के टर्म में, साइन 30 डिग्री मतलब पाई/6। और ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल्स माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहां पे क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस थीटा हो गया। अब ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में अगर ये लाई कर रहा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे -π/6 साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो इसका वैल्यू आ गया -π/6। यहाँ पे पुट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 60, ये हो गया 30, 90 हो जाएगा दोनों का सम, और साइन 90 π/2 ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, 1/डिटर्मिनेंट ए और इनटू एडजॉइंट ए। तो आपको डिटर्मिनेंट ए पहले फाइंड करना होगा। डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाएगा, तो इन दोनों को यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, -2 हो जाएगा, और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -8 के बराबर। अब एडजॉइंट ए यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ए, तो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो आपको ये ध्यान देना है कि इन दोनों का साइन चेंज करते हैं। देखिए इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं, ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। बाकी जो प्रोसेस है उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों का साइन चेंज करेंगे तो -2 और ये -3 आ जाएगा, और इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो -2 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एडजॉइंट मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल्स 1/डिटर्मिनेंट ए जो कि है -8 और -2 -3 और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पे चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। -1/8 -2 -3 -2 -1, यस फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थर्ड सेक्शन में इंटर करने वाले हैं, और ये फर्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपको फाइंड करना है। तो यहां पे इसको u मान लेते हैं। u इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x² - 1 एंड v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे तो du/dx। हाँ, इसको डिफरेंशिएट करने से पहले एक और काम करते हैं तो ये और भी आसान हो जाएगा। x इज इक्वल टू यहाँ पे कॉस थीटा पुट कर लेते हैं तो u इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा। तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा एंड दिस इज इक्वल टू थीटा, और थीटा को यहां से रिप्लेस कर लेंगे तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स x। तो ये हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स x u का वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये v तो है ही कॉस इनवर्स x, तो डिफरेंशिएट करते हैं अब x के रिस्पेक्ट में du/dx। ये आ जाएगा 2 कॉस इनवर्स x का -1/√1 -x², और यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे dv/dx, ये हो जाएगा -1/√1 -x²। तो du/dv यही तो फाइंड करना था, इसका विथ रिस्पेक्ट टू दिस है ना, मतलब u का विथ रिस्पेक्ट टू v du/dv। तो
अब यहाँ पे du अपॉन dv क्या हो जाएगा, du अपॉन dx डिवाइडेड बाई dv अपॉन dx। तो इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा, बचेगा 2। यहाँ पे मिल गया 2। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कर्व का इक्वेशन दिया गया है और बोला गया है टेंजेंट्स किसी पॉइंट पे, इस कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट्स जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, dy अपॉन डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना होगा। और जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट, तो dy अपॉन डी एक्स मतलब उसका स्लोप 0 होगा। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप 0 होता है। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट पे आ जाते हैं। अब इसका डेरिवेटिव तो 3x स्क्वायर माइनस 12 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 और ये हो गया 4, तो x का वैल्यू यहाँ पे मिल गया प्लस माइनस 2। अब देखिए x का वैल्यू मिल गया तो लिख लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 24 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 18। तो अब ये कितना आ जाएगा 26 और माइनस 24 2, मतलब यहाँ से जो पॉइंट मिल रहा है 2,2 मिल रहा है। इसके बाद x का वैल्यू जब -2 ले लेंगे तो y इज इक्वल टू, तो -2 का क्यूब ये हो जाएगा -8 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 24 प्लस 18। तो अब देखिए ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 34 के बराबर, मतलब पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा -2,34। तो अब ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें चेक करते हैं यहाँ पे। हाँ देखिए लास्ट ऑप्शन जो है ना 2,2 एंड -2 और 34, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया गया है और ये जो स्टेटमेंट्स मतलब जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें देखिए डिफरेंशिएबिलिटी का यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं डिफरेंशिएबल होने के लिए अगर ये पता करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो इसके लिए आपको एलएसडी और आरएसडी फाइंड करना होगा। और वो किस पॉइंट पे करना होगा, तो जिस पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, मतलब एट एक्स इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन का वैल्यू डेफिनेशन इसका चेंज हो रहा है। तो एट एक्स इक्वल टू 1 यहाँ पे देखते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स दिया गया है। आरएसडी हम लोग पहले फाइंड करते हैं। तो आरएसडी यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आरएसडी हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 plus h minus f of 1 upon h and this is equal to f of 1 plus h। तो देखिए f of x, जब x का वैल्यू 1 नहीं होगा तो x माइनस 1 और इंटू साइन 1 अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा 1 प्लस h माइनस 1 और साइन 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 1 और यहाँ पे f ऑफ 1 मतलब जब इनपुट 1 होगा तो वैल्यू 0 दिया गया है, तो -0 डिवाइडेड बाई h, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। तो अब देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और h से h ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा साइन 1 अपॉन h। तो देखिए अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक ऐसा नंबर होगा जो -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये हम लोग नहीं बता पाएंगे। मतलब यहाँ पे आरएसडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। क्यों, क्योंकि ये तो पता है कि -1 और 1 के बीच का कोई नंबर होगा, अ फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 एंड 1, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये नहीं बता सकते हैं। तो आरएसडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं
जब RSD एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर LSD फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। आप बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो होगा ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इक्वल टू 1 पे, मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू दिया गया है और इसका वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए y इज इक्वल टू है tan इनवर्स x और इसका होल स्क्वायर। तो dy अपॉन डी एक्स यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं dy अपॉन डी एक्स। तो tan इनवर्स x इसका स्क्वायर है, तो पहले आपको tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लिखना होगा, फिर tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में। तो अब ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स एंड यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो 2 tan इनवर्स x और इसका पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1 और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये y2 जो है ना, y2 का मतलब यहाँ पे है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर से, है ना, सेकेंड डेरिवेटिव, और y1 का मतलब dy अपॉन डी एक्स। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले आपको, और देखिए यहाँ पे जैसे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर यहाँ पे देखिए इस तरह से दिया गया है ना, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर है और इनटू यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव दिख रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जनरली हम लोग करते क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर लाइए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस ऐसा करने से होता क्या है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आगे के स्टेप्स जो होंगे वो थोड़े इजी हो जाएंगे। तो अब देखिए अब दोनों तरफ यहाँ पे डिफरेंशिएट करना होगा आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और dy अपॉन डी एक्स, ये एज इट इज रहेगा, है ना, u इंटू वी रूल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और 2 tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, और सेकेंड डेरिवेटिव को y2 लिख लेते हैं, प्लस 2x और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फर्स्ट डेरिवेटिव y1, और इस तरफ अब बच जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू फाइंड करना था इसका क्या आ रहा है, 2, मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए x इज इक्वल टू दिया गया है e टू द पावर x अपॉन y। तो यहाँ पे जो पावर दिख रहा है ना, इसको रिमूव करने के लिए लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं और विथ बेस e, तो इस तरफ आ जाएगा लॉग e टू द पावर x अपॉन y और बेस e। तो अब ये हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा जो आर्गुमेंट का पावर है x अपॉन y, और लॉग e बेस e 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, और एक और काम कर लेते हैं, इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन डी एक्स और log x, और फिर u इंटू वी रूल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे y जो होगा वो एज इट इज रहेगा, और x का x के रिस्पेक्ट में 1। अब ये हो जाएगा log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पे x एलसीएम x माइनस वाई हो जाएगा, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स, तो log x इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x log x और यहाँ पे x माइनस वाई, x माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स, x माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग केस स्टडीज वाले क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और ये इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है एक बार यहाँ पे देख लीजिए। कुछ खास इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये
जो ऑडिटोरियम होगा वो उसका शेप यहाँ पे दिया गया है कि रेक्टेंगुलर होगा ये, और पेरीमीटर जो होगा वो दिया गया है पी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एल एंड बी रिप्रेजेंट्स द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। तो ये हो गया, और ये एल हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया है एल बी और पी में, तो पेरीमीटर इक्वल्स 2 × L + B, ये हम लोगों को पता है, सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। एरिया ए दिया गया है और पूछा गया है एल के टर्म में, है ना, एल के टर्म में। चूंकि पेरीमीटर फिक्स है, मतलब यहाँ पे एज ए कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया गया है, और एल और बी वेरी कर रहे हैं, तो P इज इक्वल टू 2 × L + B। अब चूंकि जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें देखिए कहीं भी B नहीं दिख रहा है, और क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है एल के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो B को एलिमिनेट करना होगा, और इसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा, P/2 इज इक्वल टू L + B। दैट इम्प्लाइज B का वैल्यू, अब देखिए P/2 और -L, यहाँ पे B का वैल्यू फाइंड कर लिए, इसको रिप्लेस कर लेंगे। एरिया क्या हो जाएगा, L × B, एंड दिस इज इक्वल टू L, और B यहाँ पे हो जाएगा P/2 -L, एंड दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा PL/2 और माइनस L², है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें देखिए यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा हम लोगों को, मिल जाएगा PL और -2L²। तो PL -2L² 2, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया, कॉलेज मैनेजर इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द एरिया ऑफ फ्लोर ए, फॉर दिस पर्पस द वैल्यू ऑफ एल मस्ट बी। तो देखिए एरिया जो है ए इज इक्वल टू क्या आया है, एरिया देखिए यहाँ पे PL -2L² 2, तो PL -2L² 2, ये एरिया फाइंड कर चुके हैं हम लोग, और इसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करना है तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होगा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एल। तो देखिए ये आ जाएगा 1/2, और एल के रिस्पेक्ट में करेंगे ये आ जाएगा P और -2, यहाँ पे एल हो जाएगा, और 2 पहले से 2 × 2 4 हो जाएगा, और एल। अब dA/dL इक्वल्स 0, ये पुट करते हैं, तो यहाँ पे P -4L इक्वल्स 0, डेट इम्प्लाइज 4L इक्वल्स P, मतलब L इक्वल्स P/4। तो L का वैल्यू जब P/4 होगा तब एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे P/4, देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप इसको चाहें तो आगे चल के चेक कर सकते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पे आपको एल के इस वैल्यू के लिए सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये एल का एल के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो -4/2 -2 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा मतलब एरिया मैक्सिमम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द एरिया ऑफ द फ्लोर इज मैक्सिमम। तो यहां पे अभी जो आया था L इज इक्वल टू P/4, L इज इक्वल टू P/4 आया था, तो B का वैल्यू पूछा गया है। तो रिलेशन जो था वो क्या था, P इज इक्वल टू 2 × L + B, दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ पे P/2 और -L इक्वल्स B हो जाएगा। तो व्हेन L इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू आ जाएगा P/2 माइनस L का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे P/4, तो अब ये आ जाएगा 4 LCM हो जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा P/4 हो जाएगा, है ना, तो P/4 सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो
इस क्वेश्चन में देखिए मैक्सिमम एरिया ऑफ फ्लोर इज, मैक्सिमम एरिया क्या होगा ये पूछा गया है। तो एरिया मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एल इंटू बी था, और जब एल का वैल्यू पी अपॉन 4 था और बी का वैल्यू पी अपॉन 4 था, तब एरिया मैक्सिमम हो रहा था। तो दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। एरिया जब मैक्सिमम, यहाँ पे आपको एरिया मैक्सिमम चाहिए, तो पी अपॉन 4 और ये पी अपॉन 4 आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 16। तो पी स्क्वायर अपॉन 16 थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस जनरली हम लोग देखते हैं जो केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस हैं वो इजी ही मिल रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देके आपको उसको पढ़ना है जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है। उसके बाद सारे क्वेश्चंस को आराम से कीजिए, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो एक दो क्वेश्चन का आंसर निकालने में थोड़ा आपको समय लगता है, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत बार हम लोग देख रहे हैं कि वो किसी ना किसी क्वेश्चन में जो पहले हम लोग उसमें फाइंड कर चुके हैं, उससे ही आपको आंसर मिलते जाता है आगे के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो देखिए जितने भी क्वेश्चंस बताए जाते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक सैंपल पेपर में, उन सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। हम लोग कितना भी एफर्ट अपने तरफ से डाल लें, लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे, अगर आप एफर्ट नहीं डालेंगे अपने तरफ से, तो रिजल्ट नहीं हो पाएगा। हम कितना भी कुछ भी कर लें, हमसे नहीं हो पाएगा जब तक आप अपना एफर्ट नहीं डालेंगे। तो आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है, हमारी जो मेहनत है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, आप जितना अच्छा चाहें कर सकते हैं, हम लोग अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं उसके लिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।